बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हाईलाइट के साथ मैं हूँ ताहा। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक अहम तरीन मौजू पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आज के मैं मेहमान जो आज के हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएँ उनका तारुफ़ भी करवाना चाहूँगा। अफ़ज़ाल अहमद गुंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, रहनुमा हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आज इनसे भी बातचीत करेंगे। और मेरे इस साइड पे जो हैं वो अफ़ज़ाल भट्टी साहब बैठे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, आप ये कह सकते हैं कि मेरे दाएं जानिब जो है वो हुकूमत बैठी हुई है और बाएं जानिब जो है वो अपोजिशन बैठी हुई है। आज हम इन दोनों अहबाब से जो कि साहिब नज़र भी हैं, हम इनसे हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे और अपोजिशन के किरदार के हवाले से बात करेंगे। कि सबसे पहले मैं अफ़ज़ाल भट्टी साहब की तरफ से जाना चाहूँगा। अफ़ज़ाल भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो ये टेन्योर एक हुकूमत का गुजर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब इसमें क्या किरदार रहा है? चलो भाई, बहुत अपनी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाएँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। वैसे तो अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन जिस तरह की हुकूमत की तरफ से, या आपने सवाल किया कि हुकूमत की कारकर्दगी है, उस हवाले से किसी किस्म का वो ढकी छुपी किसी से भी नहीं है कि एक अभी तक जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो 0% है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये देखा जा रहा है, चाहे कोरोना है, चाहे कोई और वबा आई, या कोई मुल्क में परेशानी का माहौल बना, तो सिर्फ एक चीज़ पे जो है ना वो हुकूमत की तरफ से फोकस है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। यानी कि हुकूमत की अगर आप प्रोग्रेस की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ यही है प्रोग्रेस है उनकी कि एक इंतहाई जो है ना एक गलत ट्रैक पे हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की सियासत को ये लेके जा रहे हैं, जो कि इंतहाई जो है ना वो नुकसानदेह है फ्यूचर के लिए। यानी कि आप फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ, अगर नेक्स्ट किसी और पार्टी की हुकूमत आती है, नून लीग की हुकूमत आती है, या इंशाल्लाह होगा भी, क्योंकि नून लीग के पास जो एक प्लान है वो इंशाल्लाह सबको नज़र आ रहा है, और पिछले टेन्योर में जो नून लीग ने तरक्याती काम करवाए वो सबको भी पता है, तमाम पाकिस्तानी को पता है, और इंशाल्लाह ताला उसमें कोई दो राय नहीं है। वो दोबारा जो टेन्योर है वो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नून लीग का आएगा। लेकिन जिस तरह की इंतकामी कार्रवाई न्याजी हुकूमत की तरफ से या पीटीआई की हुकूमत की तरफ से हो रही है, वो काबिल मज़म्मत है, और इसकी परज़ोर मज़म्मत करते हैं। जिस तरह जो अभी इस टाइम करंट हालात हैं मुल्क के, वो हैं कोरोना एक इंटरनेशनल वबा है, उसकी तरफ फोकस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नैब न्याजी गठजोड़, वो बार बार कभी देखें ना, इस हालात में अगर एक लीडर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले शुरू में तो मान ही को नहीं दी थी, वो कहते कोरोना है, कोई नहीं, ड्रामा था। देखें, मान कोई भी किसी ने इनकार नहीं किया, वबा है, इंटरनेशनल वबा है, ये पूरी दुनिया में इस टाइम वबा फैली हुई है, किसी पार्टी ने मेरे ख्याल में ऐसा ठीक है। भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। अफ़ज़ाल भुल्लू साहब, प्रोग्राम का आगाज़ है, मैं चाह रहा था कि दोनों अहबाब को जो है वो स्टार्टिंग में मौका दिया जाए। वो एक कहते हैं ना जिस तरह पंच लगता है, उसमें मैं आपको भी एक हेल्दी टाइम दूंगा, जिसमें आप मुझे बताइए कि हुकूमती जो कारकर्दगी है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच ता भाई, और मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया कि हम अपनी जो पार्टी, अपनी मुल्क के जो हालात हैं उन पे डिस्कस करें, और अपनी पार्टी का जो भी वर्क है उसको आवाम के सामने रखें। आपका सवाल कि हुकूमत क्या कर रही है, बिल्कुल जिस तरह के आपने भट्टी साहब से सवाल किया था कि अपोजिशन का क्या किरदार है इतने टेनोर में, भट्टी साहब ने अपोजिशन के किरदार की बजाय हुकूमत पे तनकीद करना मुनासिब समझा। ठीक है, अच्छी बात है, तनकीद करनी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत पिछले जब से ये हुकूमत आई है, जो कुछ नून लीग जितने मसाइल छोड़ के गई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उन मसाइल से पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस मुल्क को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, और किसी हद तक कामयाबी भी हो चुकी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब से हुकूमत में आई है, इमरान खान साहब का एक विजन है कि
आवाम को वो रिलीफ दें जो मसनूई ना हो, जो हकीकत में रियलिटी पे नजर आता हो, ना कि एक सियासत करने के लिए टेम्परेरी तौर पे रिलीफ दे के बाद में मतलब सियासी फायदा लेके बाद में आवाम सारी जिंदगी उस सियासी फायदे के रोने में रोती रहे या उस तबाही में डूब जाए जो कि पिछली हुकूमतें करती आई। इस पूरे टिनोर में जो अपोजिशन का किरदार बनना चाहिए था कि मुस्बत तनकीद करते, पॉइंट उठाते, हुकूमत को अगर गलत पॉलिसी है तो उस पर गाइड करते, बदकिस्मती से हुकूमत जब से बनी है अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ बीमारी खेल रही है। बीमारी के अलावा अपोजिशन के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और अपोजिशन के तमाम लीडरान स्वाए अपने जो आका हैं उनको डिफेंड करने के अलावा, कभी उनको बीमार करना, कभी उनको तंदुरुस्त करना, इसके अलावा अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। नैब गठजोड़ की बात भट्टी साहब ने की, चेयरमैन नैब किसने लगाया है? नून लीग का लगा हुआ है। एक भी पीटीआई की हुकूमत ने आज तक एक भी ऐसा जो ब्यूरोक्रेट्स है उसको तैनात नहीं किया। टोटल वही है जो नून लीग के तैनात किए हुए हैं, वही नैब है, वही सारा कुछ है। अगर नून लीग का अपना ही लगाया हुआ चेयरमैन नैब गलत हो सकता है तो फिर इसका मतलब है कि नून लीग की टोटल पॉलिसियां गलत थी। आज तक जितने भी वो ब्यूरोक्रेट्स जितने भी इदारों में लोग लगाते हैं वो सारे गलत लगाते रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मेरिट पे आवाज उठाई, आप देख लें ना उसमें कोई पाकिस्तान, जब भी किसी स्कैंडल में उठा के देख लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने ही लोगों को उसमें पकड़ा, अपने लोगों को माफ नहीं किया। और उसके बाद मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पीटीआई के वर्कर को, पीटीआई के लीडरान को। कोई एक बंदा जिस पे इल्जाम लगाओ पीटीआई का, किसी एक बंदे ने भी उसको डिफेंड नहीं किया। ये नहीं कहा कि ये इस पे झूठा इल्जाम है, ये नैब गठजोड़ है, ये फला है फला। क्यों कि अगर किसी पे इल्जाम लगता है तो उसको हक है कि अपनी सफाई पेश करे, ना कि वो हिले बहाने करता रहे और ना ही इदारों पे तनकीद करे। अब इदारे आसमान से तो आने नहीं है, यही इदारे रहने हैं, इन्होंने इसी तरीके से काम करना है। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन बजाय कि ये कभी बीमार होना, कभी ठीक होना, कभी इस तरह की इशू से निकले और जो हकीकत मसाइल हैं उन पे डिस्कस करें और बताए कि जो पिछले 70 सालों से इस अवाम को चूना लगाते रहे हैं ये लोग, उससे सच बताएं। आज जब वो सच खुल के सामने आ रहा है, 70 सालों का इनका वो जो एक गन था वो अवाम के सामने आ रहा है और ये हुकूमत ला रही है, तो ये उसमें हिले बहाने करने की बजाय बेहतर है कि बेहतर पेशरफ्त और ठीक है भुल्लू साहब, मैं जो है वो दोनों अब आपसे कहूँगा कि मुख्तसर गुफ्तगू करें ताकि हम इस टाइम में जो है वो ज़्यादा बातों को समेट सकें। आज मैं उनकी बात में बोला नहीं हूँ, लेकिन मेरा वो मुझे हंसी आ रही थी अपने भाई की बात सुन सिर्फ इस बात चले आपने हंस लेना था इसमें एक्चुअली बात ये है कि हुकूमत या अपोजिशन का जो किरदार होता है वो तनकीद करना ही होता है। उन्होंने कहा ना तनकीद की हुकूमत पे, हुकूमत करने तो देती कुछ नहीं, चाहे नून लीग मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, मैं आप उनकी बातों का थोड़ा दो सिर्फ एक मिनट में, इन मेरे भाई ने जो कहा कि हुकूमत की तरफ से जो पीटीआई के जो भी जो करप्शन कर रहे हैं उन पे हुकूमत एक्शन ले रही है। चीनी चोर पे कोई एक्शन हुआ मुझे बता दें, आटा चोर पे कोई एक्शन हुआ मुझे बता दें, पेट्रोल चोर पे कोई एक्शन हुआ मुझे बता दें। पेट्रोल इतना जलील आवाम हो रही है, इतनी जलालत आवाम को देखने में आ रही है कि यकीन माने कि पाकिस्तान में आज तक ये काम नहीं हुआ जो आज इस हुकूमत में हो रहा है। उनसे कंट्रोल, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हमने करना क्या है। हुकूमत नाम की इस मुल्क में चीज़ ही नहीं है, हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। सवाए देखे ना नैब न्याजी गठजोड़ के मुझे बता दे कि एक कारकर्दगी भी मुझे मेरे भाई बता दे कि ये हुकूमत ने किया है, मैं मान जाऊंगा कि हुकूमत ने बाकी चले। अब भट्टी साहब इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। मैं बात करना चाह रहा था दोनों अहबाब से। आज इमरान खान साहब ने असम्बली में तकरीर की है, कोरोना के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि कंपैरेटिवली इंडिया से जो है वो हमारे हालात बेहतर हैं। मैंने लॉकडाउन भी कोई नहीं किया, मैं आगे भी मज़ीद लॉकडाउन नहीं करना चाह रहा। मैंने पहले ही बता दिया था कि हलाकतें होंगी, आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप कह रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी कोई नहीं। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी मैंने
अरबों रुपया जो है वो करोड़ों आवाम को दिया है, 12-12 हज़ार रुपये करके। इसके अलावा मैंने बिलों में रिलीफ दिया है। इस हवाले से जो आज की स्पीच है इमरान खान साहब पे, आपको मैं तनकीद का भी मौका दूंगा और बुल्लू साहब को मैं उसकी जो है वो डिफेंड करने का भी मौका दूंगा। पहले आप तनकीद करें कि जो इमरान खान साहब ने सारी बातें की हैं इस हवाले से। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। एक तो मैंने वो आज बिजी रहा हूँ, मैंने सुनी नहीं है उनकी तकरीर। चले आपने जो बताया मुझे जो समझ आ रही है मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ कि देखें जी, हुकूमत जब स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना पूरी दुनिया में हुआ, जब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम लॉकडाउन किया गया। ठीक है। जिस टाइम अब ज़रूरत है लॉकडाउन की या लोगों को केयर करने की, लोगों को महफूज रखने की, वहाँ पे सब कुछ खोल दिया गया है। ना कोई मार्केट कोई लिहाज है वहाँ पे, ना किसी किस्म सोशल डिस्टेंस का लिहाज किया जा रहा है। किसी किस्म की हुकूमत जो हुकूमती रेट है वो नज़र नहीं आ रही है कि अवाम जो कुछ कर रही है वो अपने बलबूते पे कर रही है। हुकूमत की तरफ से जो अभी तक रिलीफ है लॉकडाउन के हवाले से या इस कोरोना वबा के आने के बाद जो मसाइल पैदा हुए हैं इस मुल्क में, वो अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई नहीं नजर आई। जो पैसे उन्होंने दिए वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो उन्होंने 3-4 महीने के रोके हुए थे, वो उन्होंने एक ड्रामा बिल्कुल एक ड्रामा सीन्स करके उसको एक फिल्मी सीन बना के उन्होंने अवाम को सिर्फ किया। फिर टाइगर फोर्स आ गई। देखें, मुझे ये बताएं कि जब स्टार्ट भी उन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि आपने अपने फॉर्म जमा करवाएं, अपने अपने हल्के के लोगों के। उन्होंने वो गरीब बंदे बेचारे अपना काम छोड़ के, दिहाड़ी छोड़ के, अपना सारा कुछ छोड़ के वो जाके पता नहीं किस किस गांव में जाके इकट्ठे करवाए। वो 2-3 दिन वो काम हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैसेज पे 12 रुपये एक मैसेज SMS के जो वो काटते हैं, उन्होंने वो किया, वो भी फिर ख़त्म हो गया। फिर आ गया जी ये जी टाइगर फोर्स आ गई। अब देखें 3 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को, यानी कि कोरोना की वबा को आए हुए इस मुल्क में या पूरी दुनिया में। अब टाइगर फोर्स का किरदार नथिंग, लेकिन अब उस फोर्स को बनाना और उस फोर्स पे जो अखराजात आए वो करोड़ों अरबों के हैं, और वो किधर गए, क्यों, उसकी क्या ज़रूरत थी, अभी तक उसकी ज़रूरत क्यों नहीं, यानी कि उसका अगर उन्होंने बनाया है तो अभी तक उसका रोल कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं कहीं रोल नज़र आया हो? नहीं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इब्तदाई स्टेप है टाइगर फोर्स, अभी लाखों की तादाद में लोग रजिस्टर हो चुके हैं। मतलब है ये फिर कोई ड्रामा है जो इब्तदाई है। और ये वबा जो होती है वो तो वबा कुदरत की तरफ से होती है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। वो तो आती और चली जाती है, आंधी आती है चली जाती है, जलजला आता है चला जाता है, वबा आती है वो चली जाती है। इसको टाइम लिमिट कोई टाइम पीरियड नहीं होता। फिर ये एक टाइगर फोर्स को बना रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि ये फ्यूचर में हमारे बड़े काम आएगी। अब वो टाइगर फोर्स कौन है? वो PTI के वर्कर है। और PTI के वर्कर क्या करेंगे इस मुल्क में? जैसे आपको पता है सियासत होती है, PTI के वर्कर सिर्फ और PTI वाले लोगों को वो तरजीह देंगे। ठीक है भट्टी साहब, ये है कि अगर हुकूमत तब्दील होती है, आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, आप टाइगर फोर्स का नाम चेंज करके लाइन फोर्स रख दीजिएगा। ये देखे ना, अल्लाह पाक की पहले तो इस बात से बचाए, लेकिन ये कोई हल नहीं है। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। हुकूमत के पास जितने वज़रा हैं सवाए बोलने के, मेरे भाई जो भी बातें कर रहे थे ये सारी वो कंटेनर वाली बातें हैं कि नून लीग का 60 साल गंद है, वो फलाना है, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई सवाए बातों के, सवाए टेबल टॉक के आपने किया क्या है वो मुझे बताएं। आप ये बातें तो हम पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने आज तकरीर में उन्होंने फिर वही कहा कि घबराना नहीं है, हलाकतें होंगी, मैंने पहले बता दिया था, लॉकडाउन नहीं कर सकते, गरीब आवाम मर जाएगी। अब आज की जो तकरीर है उस हवाले से आप बताइए कि क्या आगे मजीद क्या होगा इस हवाले से। अच्छा, मैं सबसे पहले भट्ट साहब ने एक सवाल उठाया, चीनी स्कैंडल किधर गया, आटा स्कैंडल किधर गया। आज देखिए, चीनी स्कैंडल सारी दुनिया के सामने आया कि पाकिस्तान की तारीख में पहला वजीर आज़म है जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर में इतनी जुर्रत तक नहीं हुई कि ऐसी रिपोर्ट पब्लिक कर सके। उस पे इंक्वायरी चल रही है, जो भी उसके जिम्मेदार हैं वो कैमरे किरदार तक पहुंचेंगे। जब उनके नाम सारी अवाम के सामने रख दिए गए तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई चीज नहीं है। उसी तरह आटा, ये सारा एक पुराना सिस्टम था बना हुआ ब्यूरोक्रेसी का। उसी ब्यूरोक्रेसी ने ये सारे सेटअप को तबाह करने के लिए कोशिश की। ये जो बिजनेसमैन माफिया है इन्होंने, लेकिन उसका ये कोई नहीं है कि उसमें हुकूमत किसी को छोड़ रही है, चाहे वो हुकूमती बंदा हो चाहे वो अपोजिशन का हो, सबको
जो भी जुर्म करेगा वो कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हुकूमती बंदा अगर फंसता है तो हुकूमती पार्टी का कोई बंदा उसे डिफेंड नहीं करता। अपोजिशन का कोई फंसता है तो अपोजिशन पूरी की पूरी, उनके वर्कर, लीडरान, सारे के सारे कि जी ये तो बड़ा जुर्म हो गया है, ये बड़ी ज्यादती हो गई है, ये तो बड़ा हाजी नमाजी था, ये शरीफ आदमी था, मतलब उनको ख्वाब आ जाती है ये सारी। रही बात जो इस वक्त हालात हैं, जो अब कोरोना वायरस के हवाले से खान साहब ने कहा, देखिए ये एक ऐसी वबा है जो अल्लाह की तरफ से आई है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक वो उस हद तक नहीं जितनी तबाही पूरी दुनिया में मची, पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बेहतरी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इतना सख्त लॉकडाउन करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता पाकिस्तान। इसके सारी हर हालात को देखते हुए फिर भी जहां तक मुमकिन था हुकूमत ने लॉकडाउन किया, जहां सख्ती की जरूरत थी सख्ती की, जहां नरमी की जरूरत थी की, आवाम को रिलीफ दिया, जहां तक पॉसिबल था लोगों के घरों में पैसे पहुंचाए, जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर थे उनका हुकूमत ने ख्याल किया, सारा कुछ जो पॉसिबल था किया। लेकिन हर हुकूमत अपनी जो एक क्रेडिबिलिटी है, जो अपना स्टेमिना होता है, उसको देखते हुए कोई भी एक्शन लेती है। इसके बाद मेरे भाई ने टाइगर फोर्स पे बड़ी खुल के तनकीद की। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब शुरू में एक सिटीजन पोर्ट्रेट बना तो यकीन माने सबसे ज्यादा कंप्लेंट उसमें नून लीगियों की होती थी। उस पे भी तनकीद इन्होंने की कि ये जी क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है, ये आप उठा के देख ले। हुकूमती वज़रा वहां पे बैठ के कहने पे मजबूर हो गए कि जनाब ये सारे वो नून लीग के लोग हैं, उनके काम हो रहे हैं, वो पोर्ट्रेट पे भेजते हैं, फौरन काम हो जाता है, हम किधर, वो चीखने तक। लेकिन खान साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है। मैं वजीर आजम पीटीआई के वर्कर का नहीं हूं, मैं पूरे पाकिस्तान का हूं। आज तक वो चल रहा है, उसमें ज्यादा कंप्लेंट आप चेक कर लें नून लीगियों की होगी। आज टाइगर फोर्स में भी कोई पीटीआई का नहीं, कुछ सारे पीटीआई के थोड़े ही हैं टाइगर फोर्स में। जिसका दिल किया है उसने उसमें अप्लाई किया है, उस पर किसी का टैग नहीं लगा हुआ था ये नून लीग की है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है। रफ़ाए आमा के लिए खुद को पेश करना था। जिसने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे पेश किया उसका नाम आ गया। रही बात उस पर करोड़ों लाखों खर्चा आ गया, किस चीज का खर्चा आया? टी शर्ट्स बनी है, मास्क बने हैं, फिर रज़ाकाराना तौर पे एक बंदा रज़ाकाराना तौर पे अपनी सर्विस पेश कर रहा है, उसकी टी शर्ट पे आप टी शर्ट को देख रहे हैं, उसकी सर्विस को नहीं देख रहे हैं कि जो रज़ाकाराना तौर पे पेश कर रहा है। आज भी 2 दिन पहले भी मंडी बाउद्दीन में जो टाइगर फोर्स है उनकी एसी साहब से मीटिंग हुई। बहुत सारे आप एसी साहब को चेक करें जाके, बहुत सारे मसाइल में टाइगर फोर्स जो है वो जो जिली इंतजामिया उसके साथ काम कर रही है और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है और इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त एक रिस्पांस देगी। अच्छा अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो साथीज़ा ग्राम है गवर्नमेंट के जो अपने घरों में बैठे हैं उनको पोलियो की टीम है, उनको जो है वो टाइगर फोर्स का नाम देके उनसे काम लिया जा सकता है। सर वो मस्जिद की कमेटियां से भी कर सकते हैं। पिछली कई दहाइयों से हम पटवारियों से ये काम लेते रहे, उस साथीज़ा इकराम से ये काम लेते रहे, ये उनका काम आगे नहीं हुआ ही नहीं मेरा भाई। आगे ऐसे कई काम लेते रहे, ऐसे कई काम लेते रहे, हम पटवारियों से लेते रहे हैं और साथीज़ा इकराम से लेते रहे हैं, जिनका कोई अपने काम को छोड़ के वो दूसरे काम में उनको क्यों इन्वॉल्व किया जाए? उस साथीज़ा इकराम का कोई और काम नहीं है क्या? वो टाइगर फोर्स में रज़ाकाराना तौर पे यही काम रह गया उनका, बच्चों को पढ़ाने का सारा सिस्टम खत्म कर दिया जाए। और ये भी नहीं कि टाइगर फोर्स 1 दिन के लिए 10 दिन के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एक फोर्स बनी है। और एक बंदा खुद को रज़ाकाराना तौर पे पेश करता है कि मैं अवाम के साथ, अवाम की मदद के लिए हुकूमत के साथ मिलके मदद करने को तैयार हूं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई इतना तनकीद करने का जवाब नहीं बनता। कोई इस पे ऐसा बहाम वाली बात नहीं है कि जो इतना शोर हो गया कि ये टाइगर फोर्स पता नहीं क्या बन गई है, ये क्या कर रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं, ना तो उनकी सैलरी है ना ही उनका टी शर्ट के अलावा क्या खर्चा है उनका। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि जो पहले सर मैं अपने भाई की जो बात है ना उनका सिर्फ एक बात पे जवाब देना चाहूँगा कि टाइगर फोर्स की ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त जो मुल्क के हालात थे ना वो एक जंगी हालात हैं, इसमें मेरे ख्याल में हर बंदा जो है वो किरदार अदा कर रहा था। अभी देख लें जो राशन के हवाले से हर बंदे ने वॉलंटियर जो है राशन तकसीम किया है, जो साहब इस्तात थे उन्होंने राशन दिया है, आगे भी करेंगे। हम मुसलमान हैं, देख लें आप हर मस्जिद में कमेटी बनी हुई है,
हम वो कमेटी को इस्तेमाल कर सकते थे, हेल्थ वर्कर को इस्तेमाल कर सकते, यानी ये अननेसेसरी चीज़ें थी, ये टैगर फोर्स की ज़रूरत नहीं थी। इस पे वाकई करोड़ों रुपए खर्चा आया है, जो यानी कि वो हम पैसा जो है किसी और चीज़ पे लगा सकते थे, ये बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत नहीं थी अभी इन हालात में। हाँ, अगर ये फॉर एग्जांपल आपने वर्कर्स को ओबलाइज कर रहे हैं तो वो किसी और तरीके से कर लेते, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वर्कर्स को ओबलाइज किया है, यानी कि वो अब इनके पास दिखाने के लिए या करने के लिए तो कुछ है नहीं था। इन्होंने ये सोचा कि वर्कर को इसमें उलझा के, यानी टैगर फोर्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सिवाय इसके इस हुकूमत ने टैगर फोर्स का और कोई मकसद नहीं है। आगे भी ना इससे कोई फायदा होगा आवाम को, ना इससे कोई रिलीफ मिलेगा किसी, सिवाय इसके कि उनको अपने वर्कर्स को। बुल्लू साहब, मैं अगले सवाल की जानिब जाना चाहूँगा कि हुकूमत ने तकरीबन जो है वो अपना काफ़ी टेन्योर मुकम्मल कर लिया है। इस टेन्योर में हुकूमत ने कितने प्रोजेक्ट्स खुद से लॉन्च किए हैं? प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुझे बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हम देखते हैं कभी मोटरवे बन रही, कभी सी पैक आ रहा है, कभी ऑरेंज ट्रेन आ गई, कभी मेट्रो आ गई है। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा इस प्रोजेक्ट्स के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी क्या रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि एक है कि प्रोजेक्ट दिखाना, मतलब कि ये काम हो रहा है। अब अगर हुकूमत को एक घर की मानद ले तो घर में खाने को कुछ ना हो, तो खाने को कुछ नहीं तो बहुत बड़ी कोठी बनानी शुरू कर दे तो पॉसिबल हो सकता है। जो हुकूमत के पास वसाइल है, इससे पहले क्या होता था, जो आप कह रहे हैं कि मोटरवे बनी है साहब, वो कैसे बनती थी? बाहर के मुल्कों से, IMF से बाहरी कर्जे सूद पे कर्जे लेने, कर्जे लेके उनको ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाना। फिर इस वक्त हालात सबसे पहले कर्जा लिया गया प्रोजेक्ट के लिए, फिर उसको उसकी सूद को उतारने के लिए कर्जा लिया गया, फिर वो मतलब सूद भी इतना बढ़ गया कि अब सूद भी कर्जे से नहीं पूरा हो रहा। तो ये सारे जो इतने सारे काम कर्ज लेके किए जा रहे थे, अब PTI की हुकूमत उस बजाय के अवाम को सड़कें बना के दे, पुल बना के दे और मुल्क का बेड़ा गर्क करती जाए। मोटरवे बनी हुई है लेकिन पूरी गिरवी पड़ी है। पाकिस्तान के आप इदारे देखें, सारे के सारे गिरवी पड़े हुए हैं। जब आप पूरा पाकिस्तान गिरवी रख के कर्ज ले लेके उस पे प्रोजेक्ट लगाएंगे, मोटरवे बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे या इस तरह के बड़े बड़े मंसूबे करेंगे, तो आखिर एक दिन बचेगा क्या आपके पास? अब क्या करेंगे जब सारी हर चीज आप, कोई ऐसा इदारा मुझे बता दें पिछले 70 सालों में जहां तक मुमकिन था इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा, बेदरेग लूटा और लूटने में भी अखीर कर दी। और फिर लूट के फिर ये भी नहीं कि पेट भर गए, लूट के बैर डिलीवर करना शुरू कर दिया दूसरी दुनिया में। अब इतना जो इस हद तक कर्जे में डूबा हुआ मुल्क है, उसको इस वक्त प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जरूरत इस चीज की है कि हम अपने मुल्क को मुआशी तौर पे मजबूत करें, जो कर्जों का, जो सूद का बोझ है उसको खत्म करें, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके, अपने अदारों को आजाद करवाएं। जब हमारे अदारे, हमारे जो प्रॉफिटेबल अदारे हैं वो सारे गिरवी पड़े हुए हैं, जब वो आजाद होंगे पाकिस्तान में एक मतलब पहिया चलेगा, निजाम का पहिया चलेगा पाकिस्तान में, तब जाके सरमाया आएगा। जब हम जिस तरह पहली हुकूमतें करती इसी तरह अगर ये हुकूमत भी बैरून मुल्क से सूद लेके, पहला सूद का कर्जा देना है वो भी सूद लेके दे दो, कर्जा लेके दे दो, पिछले कर्जे का सूद भी कर्जा लेके दो, आगे प्रोजेक्ट भी कर्जा लेके लगाओ। कौन इतना कर्जा देगा? कहां तक इसको हम बर्दाश्त करेंगे? ये तो मुल्क को तबाह करने वाली बात है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। जी भट्टी साहब, बड़े बड़े मंसूबे लगाए। अब मैं आपकी जानिब जाना चाहूंगा कि हुकूमत पीट रही ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो खुले हुए कटे हैं वही हमारे से बंद नहीं हो रहे। अब ये तो नया प्रोजेक्ट कैसे करो? ये तो पिछले ना 7 साल से हम सुन रहे हैं जी, कंटेनर पे चढ़ के ये जो बातें मेरे भाई ने की है ना, सारी ये कंटेनर वाली बातें हैं। देखें 7 साल हो गए इनकी हुकूमत है पेशावर में जो KPP है, वहाँ पे अभी तक मेट्रो इनसे कंप्लीट नहीं हुई 7 साल की हुकूमत में। इनसे ये पूछें कि वो क्यों नहीं की। दूसरी बात, जितने कर्जे इस हुकूमत ने अपने इन 2 सालों में लिए हैं, पिछली 5 साल हुकूमत नून लीग की ने इतने कर्जे नहीं लिए। मैं साबित करके देता हूँ। यानी कि वो यानी मुल्क को ये तो कह रहे हैं ना कि गिरवी रख के उन्होंने किया, नून लीग ने किया। नून लीग ने जो किया वो आप पूरी दुनिया देख सकती है। जब नून लीग की हुकूमत आई, पिछले जो टर्म है नून लीग का, उस टाइम बिजली नहीं थी,
मुल्क में अमन नहीं था, मुल्क में किसी किस्म की कोई जो है ना मुल्क के हालात नहीं थे, अफरा तफरी थी, इंतशार था, लोगों को समझ नहीं आ रही थी, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, कोई हेल्थ का सिस्टम नहीं था। नून लीग के दौर में जितने अस्पताल बने, पिछले जो लास्ट जो हुकूमत गुजरी है उसमें जितने जो अस्पताल बने हैं, जितने कॉलेजेस बने हैं, जितने तरक्याती काम हुए हैं और जितनी मोटरवेज की जो अभी इफ्तिताह ये तख्तियाँ लगा रहे हैं, ये वही जो तख्तियाँ अभी नवाज शरीफ जिस पर तनकीद कर रहे थे उसी के नाम पे अब तख्तियाँ अपने नाम की लगवा रहे हैं। नवाज शरीफ की तख्तियाँ उतार के सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए हमने ये प्रोग्रेस दिखा रहे हैं आवाम को। भाई अपने ही प्रोग्रेस दिखाओ, ना कि आप नवाज शरीफ के जो मंसूबे हैं उन पे तख्तियां लगा कौन सा इन्होंने तख्ती उतारी है? यानी ये ज़ारा की जो मोटरवे है, ये जो अभी मुल्तान वाली मोटरवे है, ये जो सियालकोट वाली मोटरवे है, ये किसके प्रोजेक्ट्स हैं? ये हो गया। दूसरी बात जो इन्होंने की कि मुल्क लूट कौन रहा है, मुल्क इनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं इमरान नियाजी साहब के जो आए दाएं बाएं जो इनके वज़र हैं, वो मुझे बताएं कौन है, किधर से आए हैं, और उनकी जो करप्शन है वो साबित हुई है। उनका अभी तक इन्होंने क्या किया है? जो माफिया सारा गन था दूसरी पार्टियों का, सारा माफिया इनके यहाँ इकट्ठा हो गया हुआ है। और वो जंगीर तरीन क्या है? बहुत बड़ा माफिया है शुगर का। आटा चोर कौन है? कौन है आटा चोर? चले वो तो अब मुख्तियार है। और देखिए ना, ये सारा माफिया खुद इकट्ठा करके इल्जाम दूसरी हुकूमतों पे लगा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आप अपनी प्रोग्रेस बताएं, ना कि आप पीछे जाएंगे 60 साल में ये हुआ, हुकूमत ने ये कर दिया। भाई आपसे तो मोटरवे अपनी जो मेट्रो है वो तो कंप्लीट हो नहीं रही है, 7 साल हो गए हैं, अभी तक आप मेट्रो नहीं कंप्लीट कर पा रहे। सूद ले लेके आपने कर्जा बमा सूद और बिजली देखे कहाँ पे कहाँ पहुंच गई है। नून लीग के दौर में तेल किधर था? आज तेल उन्होंने अगर वो सस्ता किया तो वो तेल मिल नहीं रहा है। आटा किधर था? चीनी किधर थी? मुझे आप बताएं कि नून लीग की हुकूमत के दौरान जो महंगाई थी वो किधर है, और आज की हुकूमत जो अभी जो इन पेट्रोल का जो बहरान है वो तो नून लीग की हुकूमत में भी हमने देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी देखा है। कोई नहीं आया आज तक पेट्रोल का। मुझे याद है जरदारी की हुकूमत में भी गैस का होता था। ये भी गैस जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होती। गैस जब देखे ना नून लीग की हुकूमत आई, किसी किस्म की कोई लाइन मुझे दिखा दें पेट्रोल के हवाले से, गैस के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग ने इस अवाम को बहुत कुछ दिया। आज भी नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है वो उसी तरह है, इसीलिए तो लोग नवाज शरीफ से प्यार करते हैं। उसके पास विजन है, उसके पास खुशहाली है, उसके पास मुल्क की तरक्की का एक उन्होंने ट्रैक दिया हुआ है कि ये मैंने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने हैं। नवाज शरीफ तो लीडर है, लीडर के पास विजन होता है। ये कोई ये नहीं है कि एक वजीर अच्छा भट्ट साहब, मेरे पास तो अपना विजन 2 सवाल मजीद पड़े हैं और प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। एक सवाल तो मैं दोनों अहबाब से ये करना चाहूँगा, कोरोना की जो वबा है, जो सूरत हाल है, इस वक्त हम ख़तरनाक से ख़तरनाक सूरत हाल में सिचुएशन में दाखिल होते जा रहे हैं। सबसे पहले बुल्लू साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हुकूमत क्या देखती है? मैं फिर अपोजिशन से भी पूछूंगा। भाई भट्टी साहब ने कहा कि मोटरवे का मनसूबा जो नवाज शरीफ का था, ये हुकूमत उस पर तख्तियाँ लगा रही है। अच्छा, मोटरवे का मनसूबा जब पाकिस्तान में आया तो बेनज़ीर लेके आई, उसको कंप्लीट नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तख्ती लगा ली, क्यों? कंप्लीट उन्होंने किया था। ये उस वक्त आपकी तरफ से है, ये वैसे मोटरवे नवाज शरीफ मनसूबा ये बेनज़ीर लेके आई थी। नहीं भाई, ये आपको 5 ट्रैक का मनसूबा था, नवाज शरीफ साहब ने उसको कम करके क्लियर कर देना। जरदारी साहब घोड़े लेके तैयार थे उस पे करने के लिए। बेनज़ीर की हुकूमत गिरी, मियां साहब की हुकूमत आई, इन्होंने उसका इफ्तिताह करके पूरा क्रेडिट ले लिया। अच्छा, उसके बाद आज अगर किसी मंसूबे पे पीटीआई की तख्ती लग रही है तो इनको मसला पड़ रहा है। ना तो मोटरवे नवाज शरीफ ने अपने पैसों से बनाई है, जेब से बनाई है, ना मोटरवे नवाज शरीफ ने अपनी जेब से, ये तो अवाम का ही पैसा है ना, उसमें जो भी उसका इफ्तिताह करता है उस पर लगा देता है। रही बात महंगाई की, अच्छा आप पिछली तारीख पूरी उठा के देख ले, पाकिस्तान में महंगाई की शरह हर आने वाले दौर में बढ़ी, लेकिन इस दफा उस शरह को आप कैलकुलेट करें, पिछली हर दौर में महंगाई जितनी शरह में बढ़ी, इस बार उससे शरह आधी है। महंगाई हर दौर में हुई, लेकिन पिछली हुकूमतों के दौरान जब महंगाई बढ़ती थी तो उसकी शरह बहुत ज्यादा होती थी। इस हुकूमत की वजह से इस हुकूमत ने उस शरह को हाफ भी नीचे कम किया। पिछले अगर हम देखें, पिछले दौर में अगर 200% महंगाई बढ़ती है तो इस दौर में 199.9% तो फिर भी बढ़ी है। मेरी बात सुने, मतलब पिछली दौर से कम हुई। उसके बाद एक चीज और है जो इस हुकूमत में और पिछली हुकूमतों में फर्क है,
तो फिर आप तब्दीली वाली बात ना करें, फिर आप तब्दीली की बात छोड़ दें। के पिछले से कम है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने कंपैरिजन 1% शायद वाली बात है कम। इसका मेन पता क्या मसला है, इस हुकूमत ने आते ही जो मसनूई तौर पे हुकूमत अक्सर हुकूमतें करती हैं, मसनूई तौर पे महंगाई को कंट्रोल करके अवाम में बल्ले बल्ले शुरू कर दी, उसके बाद उसको डबल ट्रिपल होके ऊपर जाना पड़ता है। तो इस हुकूमत ने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से जो है उसको रखा, उसको मसनूई तौर पे कंट्रोल नहीं किया। बुल्लू साहब, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, अवाम ने पिसना ही है, महंगाई ने बढ़ना है। आपकी तब्दीली वाला नारा मुझे बता देना, आपकी तब्दीली वाला बुल्लू साहब, आप अपनी तब्दीली वाला नारा मुझे बता दें, वो कहां नजर आ रहा है? बारियां लेती रही, इस मुल्क को लूटती रही। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई ऐसा हुक्मरान आया जो आवाम का, जो आम आदमी का दर्द रखता है, जिसके दिल में आम आदमी के लिए तकलीफ है, वो आम बंदे के लिए, आम आदमी के लिए सोचता है। एक तबाहशुदा घर है, उसको बनाने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन पता इनको भी चल रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रही है। ये जो सारा शोर, अब इन्होंने कहा कि मियां साहब अवाम के लीडर हैं, इतने बड़े लीडर हैं, तो क्या जरूरत थी यहां से भाग के जाने की, क्या जरूरत थी झूठ बोल के भागने की? अब एक लीडर अपना इलाज करने गया है तो वो भाग के जा रहा है। इनके पास बीमारी जो लीडर है उसके भी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, शहबाज शरीफ के साथ पास उसके ऊपर केस चला हुआ है। अच्छा, उस केस को 2 दिन भागते रहे, अबूरी जमानत ली, अब पता है जमानत खारिज हो जानी है, अब एक नई बीमारी इजाद कर ली। वो बीमारियां इनके लीडरान ने इजाद की जो तारीख में नहीं सुनी पे उंगलियां उठाने वाले। अब शहबाज शरीफ पे जो कोरोना की वबा है पूरे मुल्क में है, पूरी दुनिया पे आप जो उंगली उठा रहे हैं, कमाल की बात है। 71 साल शख्स कैंसर का मरीज कोरोना से बच नहीं सकता। आप देखिएगा चंद दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ के पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि वो अपना अच्छा ट्रीटमेंट कर सकें। क्या दुनिया में जो बड़े बड़े लोग इस कोरोना की वजह से मरे हैं, उनके पास वसाइल नहीं थे सर। मतलब एक चीज देखें ना, बीमारी का नाम देखें और फिर मरीज की हालत देखें, फिर उस पे बुल्लू साहब मैं सिर्फ इनसे इनकी इजाजत में बुल्लू साहब अपोजिशन के पास बुल्लू साहब अच्छा मैं एक सवाल करना चाहूंगा। बुल्लू साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब खुदा ना खासा अगर मर जाते हैं फिर आपको यकीन आ जाएगा? जिंदगी और नहीं, बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी पे ये मजाक उड़ा रहे थे जब उनकी देखे ना वो ये देखे ना क्या है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। नहीं मजाक, बटी साहब मजाक खैर नहीं उड़ाया, इमरान खान साहब खुद भी दुआएं देते रहे हैं। बीमारी पे मजाक नहीं होना चाहिए, ये गलत बात। अब देखिए मियां साहब यहाँ से बीमार होके गए, जहाज में तंदुरुस्त आजकल वो मुफ्त सेंटर में नजर आ रहे हैं। अगर वो तंदुरुस्त हो गए तो वापस आ जाएं, अगर वो अपना कहीं से इलाज कर रहे हैं तो कुछ जवाब तो दें। अगर मियां साहब वापस आ जाते हैं, आपने फिर उन्हें पकड़ के ढक देना है तो और क्या करें उनके पास? अच्छा मैं सिर्फ इन्हें जवाब देना चाहता हूँ, मैं अल्लाह भाई एक जवाब मैं सिर्फ एक बीमारी के हवाले से, एक तो किसी की बीमारी पे मजाक नहीं बनाना चाहिए। जैसे मेरे भाई बड़े प्यारे भाई हैं, इन्होंने वाकई ये गलत बात की है, इन्हें एक्सक्यूज करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात कि जब किसी के पास कोई बात ना हो, उसके पास वो डिलीवर ना कर पा रहा हो, तो वो सवाए इल्ज़ाम तराशी के या शोर डालने के वो कुछ नहीं कर सकता। मैं यकीन माने कि इस हुकूमत ने इस हुकूमत के वज़रा ने समेत इमरान साहब ने सवाए तकरीरों के, सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के, सवाए जनाब जो है ना बातों के, कोई काम मुझे बताएं कि इन्होंने बट साहब वज़रा तो वही है ना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। ये पाकिस्तान तब्दीली वाली बात क्यों करते हैं? ये तब्दीली वाली बात क्यों करते हैं? ये फिर मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं कि ये नारा छोड़ दें। शेख रशीद साहब है, नारा लगा रहे हैं शेख रशीद साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन पे चीनी का स्कैंडल बना, ये तब्दीली का नारा भाई क्यों लगा रहे हैं? छोड़ दें इसको। नहीं ये रिपोर्ट पब्लिश की, उसका नाम दिया, ये आपको इस बात को तो मानना चाहिए। और किसी वजीर पे बात आते हैं सर मुझे क्या माने? अब जहांगीर तरीन को अगर ये सजा देंगे तो फिर हम मान जाएंगे, वो सजा नहीं होगी। ये सारे ने किसी ना किसी वाले मसले पे देंगे। चीनी वाले मसले पे भी ये तब्दीली का नारा मुझे बता दे किधर है? इस मसले पे भी नून लीग चीख रही है क्योंकि इनके लोग फंसे हुए हैं। पीटीआई का कोई बंदा नहीं जहांगीर तरीन को डिफेंड कर रहा, लेकिन नून लीग पूरी जो चीनी के बुरान में सर मुझे शामिल थे। तब्दीली का बता दें, आपकी तब्दीली किधर है? नून लीग के लोग, तो यही तो तब्दीली है साफ साफ के लिए।
उसमें वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं हमने तब्दीली की है अभी तो स्कैंडल शुरू हुआ है ना, अभी तो रिपोर्ट कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है, उस पे इमरान खान साहब बाद वाली जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं, उसकी रिपोर्ट अभी आई सलाह जब रिपोर्ट को उन्होंने करना था वो किधर गया, 25 जुलाई को अपना उस पे बड़े वही बंदा जिस बंदे ने मियां साहब की इंक्वायरी की उसमें पनामा इशू में, वही बंदा आज चीनी पे कर रहा है। किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि ये बंदा गलत है, या देखिए उसमें पीटीआई के लोगों का नाम आए हैं, किसी एक हुकूमत ने तो सजा देना, आप तब्दीली की बात करते हैं, माफिया आपके पास आप कंट्रोल क्या बुल्लू साहब, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा, बल्कि ओवर हो गया। मैं दोनों अहबाब से सिर्फ आखिरी सवाल यही जानना चाहूँगा, कोरोना के हवाले से आप क्या समझते हैं, हुकूमत मजीद क्या कर रही है, जो कर रही है वो बेहतर कर रही है, मजीद क्या करेगी? जो हुकूमत के पास वसाइल हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, उससे बढ़ के हुकूमत कोरोना में जो भी कर सकती है उससे बढ़ के कर रही है, और इंशाल्लाह ये अल्लाह की तरफ से वबा है, इंशाल्लाह इससे हम निकलेंगे और बेहतरी जरूर आएगी। कोरोना के हवाले से हुकूमत अपने वसाइल से बढ़ के अवाम को रिलीफ दे रही है और इंशाल्लाह इससे हम जल्दी निकल आएंगे। सर मैं तो पहले अपनी आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि खुद एहतियात करें, इससे बचने की कोशिश करें। ये एक वबा है, इस पे जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स की तरफ से हैं उससे वो ज़रूर अपनाएं। बाकी हुकूमत की तरफ से मुझे तो किसी किस्म का कोई जो इस वबा के हवाले से वो कोई नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत को जो चाहिए था, जो करना चाहिए था, क्योंकि इमरान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे होते हैं तो वो अपनी बात नहीं कर रहे होते, वो पीछे से जो उनको डायरेक्शन मिलती है वो बात कर रहे होते हैं। वो लॉकडाउन करना नहीं चाह रहे होते लेकिन लॉकडाउन हो जाता है। ये करने वाला कौन है और वो कर क्यों नहीं रहे? लेकिन ये बात लंबी हो जाएगी, आपका प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होना चाह रहा है। लेकिन उसमें सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आवाम को अपनी तरफ से एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें और इस पे जो है ना मेरे ख्याल में यही हम कर सकते हैं। हमारे पास एक तो वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, हर चीज़ की कमी है। उसमें हमें देखना चाहिए कि जो पूरी दुनिया में इस टाइम ये वबा जो है वो खतरनाक हद तक फैल चुकी हुई है, यानी तरक्की याफ्ता अमेरिका जो इस तरह के जो मुल्क हैं वो भी इस वबा में वो दे आर विक्टिम और वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास किसी किस्म का। जी बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। मैं दोनों अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इनसे दरख्वास्त भी करना चाहूँगा कि ये दोबारा जो है वो हमारे साथ इसी सीट पे बैठें, और आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अपने कमेंट्स में हमें कुछ सवालात लिख के भेजें, और इस हवाले से मैं एक पोस्ट भी जो है वो सोशल मीडिया की नज़र करूँगा जिसमें आप इन दोनों अहबाब से जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल आप हमें लिख के भेजें। इंशाल्लाह एक फिर नशिस्त इनके साथ होगी, उनमें आपके सवाल, अवाम के सवाल इन दोनों अहबाब से जो है वो पूछे जाएंगे। प्रोग्राम हाईलाइट से 94 न्यूज़ के स्टूडियो से मुझे अफजाल भट्टी साहब को, अफजाल अहमद भुल्लू साहब को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।